दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी को जो 23 फरवरी 2021 को प्रथम पारी में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो इस सेट में पूछे गए 40 में से 38 एग्जैक्ट वो सवाल कवर करेंगे। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही देखने वाले हैं। आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। 23 फरवरी को केवल एक ही सेट में एग्जाम था, तो सेकंड सेट का आपको वीडियो नहीं मिलने वाला है। बाकी जो फेज़ 5 का है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो आप कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट का फेज़ 5 में शेड्यूल हो गया एग्जाम, तो आपका एग्जाम कब होने वाला है। देखिए 4 मार्च से लेकर 27 मार्च को फेज़ 5 में टोटल 19 लाख कैंडिडेट का एग्जाम होने वाला है। तो आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, वहां से आपका शेड्यूल है वो अभी आ गया है, चेक कर सकते हो। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लेना। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। बाकी सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म डाला हुआ है, तो आपका कंसेप्ट कितना ही कवर क्यों ना हो जाए, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपके एग्जाम में सवाल मिस होने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के कारण। तो इसलिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 1 वर्ष की अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। 100 प्लस एग्जाम्स के 12,000 मॉक टेस्ट है। तो इस अवसर का फायदा उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट हैं, तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 वर्ष की वैलिडिटी में सारे एग्जाम हैं वो एक ही पास के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। और आपको याद ही होगा जो 25 फरवरी 2021 को 11 बजे आपको रेडी रहना है, ट्वीट करना है मोदी रोजगार दो। जो भी आपके एग्जाम है, भर्ती प्रक्रिया है, उनको सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसको और ईजी करने के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में होता है क्या है, ईजी शिफ्ट वालों को भी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम में टाइम जैसे कि 2019 की भर्ती अभी हो रही, तो इन सभी के लिए एक ये ट्विटर कैंपेन है, इसको सक्सेस बनाना। आपको 25 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना। ये सेम हैशटैग आप देख रहे हो, इसी को यूज़ करना। मैं बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ट्वीट के लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप रिट्वीट भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। नागरहॉल नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो पूछा है किस राज्य में है नागरहॉल नेशनल पार्क है, तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। कर्नाटक के कोडागु और मैसूर डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर है नागरहॉल नेशनल पार्क है, जहाँ पर एशियाई हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा सवाल नंबर 2। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपका पूछा है। तो भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण है, इसका मुख्यालय कोलकाता में हो जाएगा। आपको पूछ रहे जूलॉजिकल या फिर जियोलॉजिकल, इन दोनों का ही मुख्यालय कोलकाता में है। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन तीनों का मुख्यालय यहाँ पर देख सकते हो कोलकाता में हो जाएगा। बाकी बात करूँ भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की, तो ये 1851 में स्थापित हुआ था और ये सेकेंड ओल्डेस्ट सर्वे है भारत का। तो आप कहेंगे प्रथम कौन सा, तो प्रथम है सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून उत्तराखंड में, जो कि 1767 में स्थापित हुआ था। तो ये सबसे ओल्डेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड ये है भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, 1851 में कोलकाता में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना सभी को पता होगा, आत्मानंद पांडुरंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, WHO के कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 194 सदस्य देश है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना आपको पूछ ले तो 1948 को हुई थी। वर्तमान में महानिदेशक है टेड्रोस एडानोम है। और वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के 2018 से चेयरमैन वर्तमान में कौन है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो KN व्यास आपका आंसर हो जाएगा। 2018 से वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं। मुख्यालय पूछ रहे एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का, तो मुंबई में हो जाएगा। 2018 से पहले 15 से 18 तक जो चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, वो थे शेखर बसु। और प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो होमी जहांगीर भाभा थे प्रथम अध्यक्ष। अगला सवाल देखिएगा, हु ज्वाइंट द चेयरमैन ऑफ DRDO इन 2018। आपको पूछा है कि 2018 में DRDO हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन पद पर कौन नियुक्त हुए हैं, तो DRDO को पूछा तो G सतीश रेड्डी नियुक्त हुए हैं 2018 में DRDO के चेयरमैन। और DRDO की स्थापना हुई है 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सवाल नंबर 7, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य किन राज्यों की सीमा लगती है या फिर नहीं लगती है, जो भी पूछा है तो आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ जो भारत के राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं वो टोटल 4100
56 किलोमीटर है। कितने राज्य करते हैं? तो 5 राज्य करते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ऑप्शन में आपके था नहीं लगती तो सिक्किम ऑप्शन में था, जो करेक्ट हो जाएगा। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा है, तो इन सभी राज्यों की है वो बाउंड्री लगती है। भारत और बांग्लादेश में जो मध्य बाउंड्री लाइन है वो इन सभी राज्य हैं वो साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ में 4156 किलोमीटर। बाकी आपको पता होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बाउंड्री है 3323 किलोमीटर, वो राजस्थान, गुजरात और पंजाब हो जाएगा। तो राजस्थान, गुजरात और पंजाब राज्य हैं, ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। यूटी में ये यूटी आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। भारत भूटान की बात करें तो ये भी आपको राज्य पता होना चाहिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भारत और भूटान की बाउंड्री। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी आपका जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जो हाईवे वाली, इसके में कुल लंबाई आपको पूछ ली है। इस परियोजना में टोटल लेंथ कितनी है? तो ये 4 प्रमुख महानगरों को चारों दिशाओं में कनेक्ट करती हैं। तो उसमें आपकी दिल्ली बहुत बार पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा सिटी शामिल नहीं है, तो दिल्ली हो जाएगा, चेन्नई, कोलकाता और ये 4 सिटी है, मुंबई चौथी। और आपको यहाँ पर लेंथ पूछा है तो 5846 किलोमीटर है स्वर्णिम चतुर्भुज की टोटल लंबाई। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए ये जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, ये प्लान हुआ था 1999 में, लॉन्च किया गया है 2001 में और कंप्लीट हुआ है 2012 में। नेक्स्ट वन, बैंकिंग सुधार के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो बैंकिंग रिफॉर्म के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था, बहुत सी वैसे कमेटी है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी नरसिम्हन कमेटी हो जाएगी। यदि ऑप्शन में था ये तो ये करेक्ट हो जाएगा। नरसिम्हन कमेटी है 1991 में गठित हुई थी। एक वर्मा कमेटी भी 1996 में हुई थी बैंकिंग रिफॉर्म के लिए। सवाल नंबर 10 है कि 2019 में जो प्यूमा कंपनी है, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन से एथलीट को बनाया गया है? 2019 में स्पेशल एथलीट मेंशन था, तो ब्रांड एम्बेसडर जो 2019 में एथलीट को बनाया गया है, तो इसमें एथलीट हो जाएगी द्युति चंद, आपका करेक्ट हो जाएगा। 2020 में करीना कपूर को भी बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर पूमा का, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस था, करेक्ट हो जाएगा। वैसे रूस है, यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है इसका क्षेत्रफल, लेकिन ये यूरोप में आपको सबसे बड़ा पूछा है तो रूस हो जाएगा। और आपको पूछ ले एंटायरली केवल और केवल यूरोप में है तो वो यूक्रेन हो जाएगा। एशिया में बात करें तो ये चाइना है, उसके बाद भारत है, यदि रूस को इधर काउंट कर ले। अगला सवाल, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो फ़ारेनहाइट में आपको तापमान पूछा है मानव शरीर का, जो सामान्य टेम्परेचर रहता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और आपको सेल्सियस में पूछ रहे डिग्री सेंटीग्रेड में तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कैटलिस्ट पूछा है ह्यूमन बॉडी का जो जैविक उत्प्रेरक है उसका कार्य मानव शरीर में कौन करता है? तो एंजाइम हो जाएगा जैविक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में ये सहायक रहते हैं। तो मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक है वो एंजाइम होता है। यूनियन बजट 2020 में विनिवेश जो डिसइन्वेस्टमेंट है उस राशि का लक्ष्य क्या रखा गया था? अब देखिए विनिवेश होता क्या है, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी रहती हैं, सार्वजनिक उपक्रम रहते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज रहती हैं, उनमें सरकार की हिस्सेदारी को बेचने की प्रक्रिया को विनिवेश कहा जाता है। निजीकरण और विनिवेश दोनों ही अलग अलग चीज़ें, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। निजीकरण में क्या होता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, उसमें सरकार अपने 51% से अधिक हिस्सेदारी वो निजी क्षेत्र को बेच देती है, वो निजीकरण हो जाएगा। और विनिवेश की प्रक्रिया में सरकार अपना कुछ हिस्सा ही बेचती है और उसका मालिकाना हक भी रहता है गवर्नमेंट का पीएसयू में। तो ये पूछा गया आपको कि डिसइन्वेस्टमेंट है जो विनिवेश है, जिसमें पब्लिक जो पीएसयू कंपनी रहती है उनमें कुछ हिस्सा बेचा जाता है, निजीकरण होता है एक तरीके से। तो उसमें आपका लक्ष्य कितना रखा गया था? यहाँ से जो राशि प्राप्त होती है विनिवेश से, उनको अन्य जो भी योजनाएं हैं उसमें लगाया जाता है। तो 2018 जो 2020-21 का बजट है उसमें विनिवेश का जो टारगेट रखा गया था वो 2.14 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। और मैं बात करूं अभी 2021-22 के बजट में डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश का जो टारगेट 1.75 लाख करोड़ का रखा गया है, और उससे पहले 2019-20 में 1,05,000 करोड़ का टारगेट रखा गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर
कि आपको पूछा है कि धूमल जो डांस है वो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का प्रचलित है, तो धूमल जो डांस है वो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। फिर देखिएगा 2019 ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, तो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 में जो वर्ड था वो था संविधान। बाकी मैं बात करूं 2020 में ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है आत्मनिर्भरता, 2017 में था आधार, 2018 में था नारी शक्ति, आपको पूछा 19 का तो संविधान हो जाएगा जिसमें बड़े बड़े निर्णय लिए गए थे, धारा 270 हो गई, राम मंदिर वगैरह। तो इन सभी के लिए संविधान को 2019 में ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया है। बाकी ओवरऑल बात करूं ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2019 है तो वो है क्लाइमेट इमरजेंसी। अगला सवाल देखिएगा, रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब हो गया विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है वो यूके से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। बात करूं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि निर्माण प्रक्रिया दोनों अलग अलग है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से ली गई है। नेक्स्ट में देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं को स्वीकार और बाकी को बहिष्कार करना विदेशी को, तो वो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान है, जब लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, तो जिसके बाद इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। तो एक तरीके से ऑप्शन में सन दिया था 1905 हो जाएगा। हेबियस कॉर्पस हिंदी में बोले तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब होता है, तो अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए जो रिट लगाई जाती है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटे के भीतर किसी भी अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य होता है। उस केस में यदि नहीं करते वो पेश, तो ये हेबियस कॉर्पस रिट लगाई जाती है जब किसी को हिरासत में या जेल में रखा गया हो, लेकिन 24 घंटे के भीतर जब उसे पकड़ा गया हो, हिरासत में लिया गया हो, तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाता है, उस केस में ये हेबियस कॉर्पस रिट लगाई जाती है। और रिट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के संविधान आर्टिकल में 32 हो जाएगा, और उच्च न्यायालय में जो आर्टिकल 226 के तहत है वो रिट लगाई जाती है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइस इन कंप्यूटर, तो पेरिफेरल डिवाइस जितने भी हार्डवेयर रहते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं, वो सभी पेरिफेरल हो जाएंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस है, मॉनिटर है, आपके स्कैनर हैं, ये सभी पेरिफेरल डिवाइस हो जाएंगे जो हार्डवेयर कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं, मेन कंपोनेंट को छोड़कर, सीपीयू वगैरह को छोड़कर। और अगला सवाल देखिएगा, डीपीआई का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में, डॉट्स पर इंच हो जाएगा डीपीआई। फिर देखिएगा एक बुक्स का आपको पूछा गया था, नो नेशन फॉर वुमन जो पुस्तक है इनके ऑथर कौन है, तो प्रियंका दुबे हो जाएगा। नो नेशन फॉर वुमन बुक्स के लेखिका प्रियंका दुबे। किस पूर्वोत्तर राज्य को वहाँ के स्थानीय निवासियों के बीच नई मल ला इस प्रकार से लिखा गया था, वो कौन से राज्य को कहा जाता है, जो पूर्वोत्तर राज्य है स्थानीय लोग उस राज्य को नेईमल ना के नाम से जानते हैं। इस टाइप से ऑप्शन थे नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। जिन भी कैंडिडेट को इसका आंसर पता है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गूगल बाबा पर भी ये नहीं मिल रहा था इसका आंसर क्या होगा। यदि थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करके बता देना जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था। नेक्स्ट में देखिएगा, कोटोवाइज जो कॉन्फ्रेंस हुआ है 2018 में वो किससे संबंधित है, तो 2018 में आयोजित जो कोटोवाइज कॉन्फ्रेंस है ये पोलैंड में हुआ था, कोटोवाइज जो शहर है वहाँ पर हुआ था। तो ये क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो जाएगा, 24वां एडिशन है COP24। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, विच आइलैंड रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, तो आपको पूछा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आइलैंड है, द्वीप समूह है, द्वीप है, वो किसका नाम पहले था, तो रोस आइलैंड का नाम था पहले, जो अभी नाम चेंज होकर हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो द्वीप है उसका पहले नाम क्या था ये पूछा, तो रोस आइलैंड उसका पहले नाम था जो अंडमान आइलैंड में स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसका क्या नाम था, उससे पहले था GATT, GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था, जो WTO की स्थापना हुई थी 1995 से पहले ये GATT था। और GATT की स्थापना हुई थी सन 1948 में। GATT से पहले ITO था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था जो GATT से ही पहले था, फिर उसका नाम चेंज हुआ 1948 में, GATT रखा गया। और इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो 30 अक्टूबर 1947 को हुए और प्रभावी रूप से ये 1948 से लागू हैं। कहाँ पर है, जेनेवा पर
स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और ITU रहा था 1945 से 1948 तक। समर पैरा ओलंपिक 2021 में कहाँ पर होने वाले, 2020 के जो 21 में होंगे वो टोक्यो जापान में होंगे। समर जो पैरा ओलंपिक है या फिर ओलंपिक दोनों ही टोक्यो जापान में होने वाले हैं। पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 को होंगे और ओलंपिक होने वाले हैं 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को टोक्यो जापान में। और ऐसा पहली बार है जब ओलंपिक स्पोर्ट हैं, गेम हैं, उनको रद्द करने के बजाय स्थगित किया गया है और फिर पुनर्निर्धारित करके सेम सिटी में आयोजित होने वाले हैं। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे वो पेरिस में होंगे। 2028 में फिर वो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया US में। 2022 में विंटर ओलंपिक होंगे बीजिंग चाइना में। 18 में हुए थे प्योंगयांग साउथ कोरिया में। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर सवाल नंबर 28। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स यानी राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित है, तो ये पुणे में हो जाएगा। आपके करेक्ट आंसर पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थापित है राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति किसे माना जाता है, जो साक्षरता निर्धारित की जाती है। तो 2011 की जनगणना में साक्षर व्यक्ति किसे काउंट किया गया था, तो साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी एक तो आयु 7 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और जो किसी भी भाषा को समझकर लिख एवं पढ़ सकता है, लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है और 7 वर्ष से अधिक है तो उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता है 74% है, पुरुष की 82, महिलाओं की 65 है। और यहाँ पर ये पता होना चाहिए एक व्यक्ति को पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है तो वो साक्षर नहीं होगा। पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, वो साक्षर हो जाएगा। और अगला सवाल देखिएगा, भारत में प्रथम सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो प्रथम सांख्यिकी सर्वेक्षण है लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद लॉर्ड रिपिन के समय नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये जो 3 शब्द नए शब्द ऐड हुए हैं वो किस संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं, तो आप कहेंगे 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में ऐड हुए थे। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, तो ध्वनि की जो सर्वे ध्वनि तरंग है उसकी प्रास आपको पूछिए तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये सर्वे ध्वनि तरंग की रेंज हो जाएगी। और आपको पूछ ले प्रासर्वे अल्ट्रा वायोलेट वेव्स हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की और 20 हर्ट्ज से नीचे की अवसर्वे तरंगे कहलाती हैं। नेक्स्ट वन, अर्थशास्त्र में हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसने किया था, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुओं की वृद्धि, ये एक टर्म का प्रयोग किया गया था जिसमें हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं था। प्रोफेसर राजकृष्ण ने इसका प्रयोग किया था। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के 1950 से लेकर 1980 तक निम्न वृद्धि दर को, जो निम्न वृद्धि दर है उसको हिंदू वृद्धि दर के नाम से जाना गया था। फिर देखिएगा लैन नेटवर्क का प्रयोग कहाँ पर होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिएगा जैन मठों को क्या कहा जाता है, तो आप कमेंट करके बताना प्रथम पारी वाले कि जैन किस टाइप से, ये एग्जैक्ट सवाल पूछा गया था। ऑप्शन ये बता रहे हैं तीर्थ हैं, अपरिग्रह हैं, तो जैन संत हैं उनका या तो लिविंग पैलेस पूछा गया है या फिर जैन मठों को क्या कहा जाता है, जो जैन टेम्पल है उसको क्या कहा जाता है, कुछ इस टाइप से पूछा गया था। जटिल शब्दों का मतलब ज्ञात करना और उसका अर्थ ज्ञापन करने वाला भाग क्या कहलाता है, तो ये इस टाइप से ऑप्शन थे कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण है। व्याकरण इसका आंसर हो सकता है, बाकी कंफर्म नहीं है। फिर देखिएगा अगला सवाल सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें एक दिया गया था सुमेलित करके कि वैज्ञानिक समाज की स्थापना है वो MN राय के द्वारा की गई, जो कि गलत था क्योंकि जो वैज्ञानिक सोसाइटी है उसकी स्थापना अलीगढ़ में की थी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने। एक सवाल इस टाइप से क्या पूछा गया, कमेंट करके बताना फेड कल्चर किस राज्य में होता है। एक फिर रीजनिंग में ओड वन आउट से था, ICICI, HDFC, SBI, RBI में ओड वन आउट आपको सेलेक्ट करना था, तो इसमें ये हो सकता है RBI है, बाकी सभी कमर्शियल बैंक हैं। और ये एक मैथ का सवाल हो जाएगा, बाकी मैथ्स का अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा कल। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। और बाकी यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो TTG के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।